तो आज का जो लेक्चर है ख़ासतौर पर एनईडी के लिए, ठीक है। एनईडी के अंदर पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ मिलते हैं ख़ासतौर पर एनईडी में, वो काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं। तो बाज़ों का इतने रिपीट हो जाते हैं एमसीक्यूज़ कि आप लोगों को वो आते हैं और आराम से अपना पेपर करके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। तो पहले एमसीक्यूज़ के अंदर वो कह रहा है मैथमेटिक्स 1999 का पेपर है ये, ठीक है। तो जो हमारे पास 2023 तक के पेपर हैं इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है नल सेट। तो इसकी एक और एग्जांपल थी जो कि आपको साथ साथ दे दूँ ताकि आप लोगों को माइंड में याद हो जाए। वो क्या है वो देखते हैं कि एक मैथ की प्रॉपर्टी थी। तो एक मिनट, मैथ की प्रॉपर्टी थी कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये बराबर होता है नल सेट के, और इसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट भी होता है ये, ठीक है। एक हमारे पास सेट होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, जिसे कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट, एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट होता है। ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी पूछ ले तो वो किसके बराबर होता है, नल सेट के, और जिसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर ए यूनियन बी अगर बराबर हो जाए यूनिवर्सल के तो वो कहलाता है एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है। तो अब इसके अंदर अब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब तो आप लोगों को पता चल गया क्या है, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन बी इज़, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट होगा। जब भी एमसीक्यू की मार्किंग करें तो देख के काम करना है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 2 है, ब्रैकेट है 1 कॉमा -1, फिर आयोटा लिखा हुआ और माइनस आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। इज अ ग्रुप क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और बोथ ए एंड सी। अच्छा, जब आप लोगों को पहले बताया था, जब भी बोथ का वर्ड आ जाए आपके पास, ठीक है, जब बोथ ए एंड सी आ जाए आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या करो, तकरीबन ऑप्शन वो बोथ के लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में है या डिवीजन में है या एडिशन के अंदर है। चलिए इसको 1 बाय 1 करके टेस्ट करके चेक करते हैं। पहले तो एक लिख लेते हैं, सेट में क्या लिखा हुआ है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है सेट के अंदर। अब आपको यहाँ करना क्या है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन, ठीक है। 1 बाय 1 काम करके चेक करना है। अब आप जब एडिशन करेंगे तो आप एडिशन करें ज़रा, यहाँ पर 1 + 1 करें, 1 प्लस, ये एडिशन का मतलब होता है इनको इस तरह सम करके देखें तो ये किसके बराबर आ गया, 0। क्या 0 इस सेट के अंदर मौजूद है, नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एडिटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ काम नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो 1 × -1, अच्छे से समझना है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं इसके अंदर। तो 1 × -1 किसके बराबर होगा, -1 की। क्या -1 इसके अंदर है, इस सेट के अंदर जी मौजूद है। चलिए, लेकिन एक से काम नहीं होता, हम अब आयोटा वाली को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या मुझे आंसर के अंदर आयोटा मुझे मिलेगा, जी आयोटा भी है मेरे पास। चलें, ये भी हो गया। एक और ट्राई कर लेते हैं कि आयोटा और माइनस आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ले लूँ यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ आयोटा, तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, -1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, -1, ठीक है। और बाहर माइनस आ जाएगा, जो फार्मूले का माइनस है हमारे पास, फार्मूला कह रहा हूँ, तो ये माइनस लगा हुआ है बाहर, ये तब माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1, क्या 1 मौजूद है सेट के अंदर, जी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में तो आ रहा है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये डिवीजन की प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर सपोज कि मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, साइड में कर लेते हैं इसको, मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, -1/1, आंसर क्या आएगा, -1। क्या -1 इसके अंदर मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यही काम कर लूँ 1/आयोटा, अच्छा आप देखें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे,
अब देखें जब भी इमेजिनरी नंबर नीचे आता है, आयोटा नीचे आता है, तो इसको हम क्या करते हैं, आयोटा को ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 आयोटा आयोटा आ गया आपके पास, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास आके। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और माइनस को ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। क्या माइनस आयोटा इसके अंदर मौजूद है, सेट के अंदर? जी मौजूद है। तो मीन्स कि इसमें डिवाइड भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है। जब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन जब दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे बोथ ऑप्शन ए एंड सी लगेगा। क्लियर है आपको? चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है इफ़ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगर ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है देन ओमेगा 14, इसको देख लें अच्छे से, लिखा हुआ है ओमेगा 14 प्लस ओमेगा 16। तो देखें हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। जब भी यूँ लिखा है ओमेगा 16 प्लस ओमेगा 14, ठीक है, इस तरह लिखा आ जाए ना, तो आपको क्या करना पड़ता था पहले, जब आप कन्वेंशनली करते थे आप इसको ओमेगा क्यूब के ऊपर ब्रेक करते थे। इसको करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5, ये मैं ओमेगा 16 को ब्रेक कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब इसकी देखें शॉर्ट ट्रिक कैसा होगा। जो भी ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये वाली वैल्यूज हैं 6 + 7, ये 6 और 16 लिखा हुआ है। आप क्या करें, यहाँ पर सिंपल ओमेगा लिखा, 6 + 1 7, ठीक है, प्लस 4 + 1 5, ओमेगा 5 आपके पास सिंपल आ गया। ठीक है, अब आप इसको 3 पे ब्रेक कर दें, कितना ईजी हो जाएगा। देखें 3 × 2 = 6 होता है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये करेंगे काम, बस आप यहाँ पर देखें 6 का टेबल आपको बनाना है कैसे तैसे करके। ठीक है, आपको इवन नंबर बनाना है, 3 का मल्टीपल बनाना है। 3 का मल्टीपल आपने रखा और बाहर बस आपने ओमेगा कर दिया, ये सपोज आपने खुद ब खुद बंद कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें प्लस, अब यहाँ पर आपको 3 चाहिए ना, मीन्स के ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो आप ओमेगा क्यूब ऐसे लिखा आपने, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बस। तो आपके पास सिंपल देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 6 जो भी मल्टीपल है ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, -1 के। तो आंसर में आप क्या लगाओगे, आंसर में आप लगाओगे -1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या लिखा है, 1√2x² + kx + 16 = 0 is 4, द अदर रूट इज दिस। तो इसने आपको कह दिया है कि एक रूट जो है इस इक्वेशन का वो है 4, जो अदर रूट होगी वो क्या होगी इसकी। ठीक है, तो अदर रूट में क्या होता है, मीन्स कि आपको वेरिएबल में देखें x² की भी नहीं, x² की जो पावर होती है वो डिसाइड करती है कि इसके आंसर कितने आएंगे। तो इसके आंसर कितने आएंगे, 2, तो एक हमें पता है 4। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरा आंसर। अब चलिए इसको देखते हैं किस तरह निकालेंगे। तो अब यहाँ पर चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब इसको अगर पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके बाद में। इसको मैं रब कर लेता हूँ ये पार्ट। ठीक है, ये नोट डाउन करते रहें साथ साथ, और वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। चलें अब देखते हैं वो पार्ट, कि वो पार्ट हमें क्या बता रहा था। तो उसके अंदर देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन कॉपी करनी है। इक्वेशन है आपके पास 2x² + kx + 16, 2x² + kx + 16, ठीक है, = 0, और एक रूट आपको गिवन है 4, और आपको एक रूट गिवन है 4। ठीक है, तो अब आप क्या काम करें, अब आप ऐसा करें कि जो भी आपके पास जहाँ पे x है ना, वहाँ पे आप क्या कर दें, वहाँ पे आप 4 को पुट कर दें। बिल्कुल इस तरह देखें कि 2 यहाँ रखा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं काम, प्लस 4k + 16 = 0। तो आप यहाँ पे 32 आ गया आपके पास, प्लस 4k + 16 = 0। अब आप इसको सेपरेट कर लें, 4k = -32 - 16, तो आपके पास k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, k = -48/4 विच इज़ -12। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, आपके पास आ गई है
-12। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू अब आप यहाँ पे पुट कर दें। आपने इससे के की वैल्यू निकाल ली है। अब जब आप के की वैल्यू निकाल ली तो आपने क्या करना है, 2x², वही इक्वेशन लेनी है, 2x² माइनस वहाँ पर प्लस के था तो -12k और +16, आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप चाहे तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लें फॉर इजी वे। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल फैक्टराइजेशन करना है। अब आप यहाँ पे क्या करें, सिंपल 2 से 2 कॉमन निकाला और वहाँ जाके ख़त्म हो गया। तो कुछ स्टेप इसके अंदर आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हो गया। अब आपने यहाँ पर देखना है 8 का एलसीएम, 4 टू द 8 मीन्स के अगर मैं 8 का एलसीएम लूँगा तो 4 टू द, एक मिनट, तो मेरे पास ये बनेगा और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 4 टू द 8। अगर मैं -4 -2 ले लूँगा, -4x -2x + 8। अच्छा, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि आप लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकें। ठीक है, x -2 और x -2 ये आएगा आपके पास। ठीक है, x -4 ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है। आपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है और क्या चीज़ कॉमन नहीं लेनी। सिंपली बता देता हूँ, जो चीज़ आप लेंगे, जो चीज़ आपने यहाँ पे माइनस में ली है और यहाँ पे भी माइनस में ली है, बस आपने उसको x के साथ वहाँ पे वो वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, बस अब x = 4 तो हमारे पास एक रूट तो पहले ही आ रहा था और दूसरा रूट मेरे पास क्या आ गया है, x = 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 2। तो अब देखते हैं, हमारा राइट ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास राइट ऑप्शन है 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि इफ़ A = A ट्रांसपोज। ठीक है, ये स्मॉल t लिखा हुआ है, ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर तो ये बताता है देन द मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। और एक और चीज़ बता दूँ, A = -AT अगर बोल दे तो वो कहलाता है स्क्यू। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब अगला देख लेते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 1.1 मीन्स, अब ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का कहा हुआ है। 1.1 / 7 -3.3, फिर ब्रैकेट है -9 आई थिंक यहाँ पर, -9 या 9 है यहाँ पे, 9.9/7। तो अब आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंसेज। अब आपको निकालनी है नेक्स्ट टर्म, TN निकालनी है असल में आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपके पास आया था 1.1/7 डॉट, फिर ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा -3 × 3/7 और यहाँ पर है आई थिंक -9 था या 9 था, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद आंसर के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है, बट जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस मेथड से ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो जो पहली जो टर्म्स है आपको उसको सेपरेट करना है। तो बस आप पहले एक टर्म को अगर ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, 1, -3, 9। तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, अब आपने सिंपल यहाँ पर देखना ये है, इधर देखें, अब यहाँ पर आपके पास ये सीक्वेंस आ गई है 1, -3 और 9। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस को चलाना है, जिस TN का जो फार्मूला होता है, TN = A + n-1 D का। ठीक है, अब आपने यही वाला काम करना है। अब आप इसको इससे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, TN = 1। ठीक है, प्लस हमने 4 टर्म निकालनी है, 4 - 1 3 और D की वैल्यू क्या होगी, -3 - 1। D हमारे पास क्या होती है, D की वैल्यू जो बस इनको माइनस करना होता है, पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो -3 - 1 क्या हो जाएगा, -4। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -12 1 प्लस और ये -12 हो जाएगा, आपके पास -11 आएगी। तो -11 वाला आंसर है हमारे पास कुछ। तो हमारे पास एक -11 है। तो देखिए, जब मैंने हर ऑप्शन के अंदर देखा कि मुझे -1 नहीं दिख रहा, सिर्फ एक जगह दिख रहा है -11, तो बस मैंने वहाँ जाके टिक करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर यही चीज़ 29 की तरह होती, ठीक है, अगर 29 एक जैसा आ गया तो आपको फिर दूसरी सीक्वेंस की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास एक चीज़ आ गई इस तरह तो आपने सिंपल यहाँ पे आके टिक करना है। ठीक है, अब अगला MCQ देखें। अगला MCQ क्या है, द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 0, 6 फिर 24, 60। ठीक है,
तो जो MCQ नंबर 7 है इसके अंदर आपको बताना है कि कौन किस वैल्यू से किस फॉर्मूले से आपके पास ये सीक्वेंस बन के आएगी। तो ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि आपको सिंपल याद होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है, इसका फार्मूला होता है n³ - n। बाय चांस भूल जाएं, ठीक है। अब आपको देखें शॉर्ट ट्रिक भी तो बतानी है। तो शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या होता है, देखें जब आप भूल जाएं, आपके पास कोई जरिया ना हो कि आपको पता ना चले कि कैसे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल करना क्या है, जो पहली पोजीशन है 0, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है आपके पास। जब आप n1 पुट करके देखें, अब 1 बाय 1 आप हर फॉर्मूले के अंदर 1 पुट करके देखें, आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो 1 - 1 0, 0 तो आ रहा है। अब मैं 2 रखूँगा, क्या मेरे पास 6 आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2, 4 - 2 मेरे पास 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कुछ इस तरह अपने आपको एडजस्ट करके देखना होता है। फिर अगर मैं ऑप्शन बी की तरफ आता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 - 1। अगर मैं पहले को ही लेता हूँ तो 1 - 1, ये तो शुरू में ही गलत हो गया। 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 मीन्स के ऑप्शन सी की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर मैं देखूँगा, मैं 1 पुट करूँगा, 1 - 2 -1 मुझे मिलेगा। तो मैंने ये ऑप्शन को भी गलत कर दिया। अब मेरे पास बचा ये, अब मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। ये 7 के पॉइंट बता रहा हूँ कि आप जब फंस जाएँ, आपको याद ना हो, तो आप अपने MCQ को किस तरह निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें 1 - 1 0, चलो 0 तो हो गया ये, ठीक है। अब सेकंड की बारी, ठीक है। अब 2 जब रखूँगा तो 2 की पावर क्यूब क्या होती है, 8, 8 - 2 6, यस ये 6 तो आ गया इससे। अब चले मैं 3 के लिए देख लेता हूँ, क्या पता 3 के लिए ना हो इस तरह। तो 3 की जो पावर, 3 का जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, 27 की, और n मैंने लिया था 3 तो 24 आ गया। तो इससे मुझे पता चला कि ये जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है अब आप लोगों को? कुछ पूछना है इसके अंदर? नेक्स्ट MCQ का प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? चलिए अब नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। अब लिखा हुआ 3 अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड 17, 15 एंड 7। अब अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है इन दोनों नंबर को सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ क्या करना है, 15 + 7, तो यहाँ पे 15 + 7 कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। 22 को डिवाइड बाय 2 कर दो, अरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है कि इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 11 आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो 11 है वो आपके पास मिडिल में होना चाहिए। तो ठीक है, जो आपके पास 11 आया है वो आपको बताता है कि जो भी वैल्यू होगी वो मिडिल में आनी चाहिए। तो अब देखें आपके पास मिडिल में कौन सी वैल्यू है। तो मिडिल के अंदर आपके पास 10 है, नहीं मुझे 11 चाहिए, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सी की तरफ टिक कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? देखें 11 हर जगह आता है, बट 11 होना कहाँ चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। तो फिर वो वैल्यू बिल्कुल ठीक है आपकी, वरना अदरवाइज वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब MCQ नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब 10 में देखें क्या कहा हुआ है, द फर्स्ट, ठीक है, द नेचुरल नंबर इज 325, देन n = 2। तो n हमारे पास क्या होगा, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसको ज़रा रब कर लूँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ करें वो आप लोग उसे नोट कर लिया करें ताकि भूले ना उसे, ठीक है। अब अगला क्या है, इसका जो फॉर्मूला था वो है n × n+1 अपॉन 2 = जो भी नंबर है आपके पास 325, ठीक है, ये वाला। अब कुछ भी वैल्यू है, अब आप क्या करें, अब आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए ये वहाँ जाएगा 2 × 325। अगर आपको फैक्टराइजेशन के अंदर मसला होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। जब आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपको जब फार्मूला पता है आप 1 बाय 1 सबकी वैल्यूज़ को पुट अप करके देख लें। और वैसे भी आपको काम किससे करना होता है, कैलकुलेटर से करना होता है। तो मैं तो नहीं मानता कि कैलकुलेटर से कुछ भी चीज़ मुश्किल होगी। आप वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे, आपके पास आंसर फ़ौरन आ जाएगा, ठीक है। फॉर सपोज अब मैं जो आंसर है मैं उसको तरफ ही जा रहा हूँ 15। अब आप 15 को पुट अप करके देखें, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें क्योंकि NLD के अंदर अलाउ होता है। 15 × n+1 16,
अपॉन 2। तो ये आपके पास हो गया 2 टू 2 8 16 एंड 15 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 15 8 आई थिंक 75 एंड दिस इज 105 होगा। तो 15 8 120 है, बल्कि ये 120 है, तो मीन्स कि आपका ये आंसर नहीं है। तो अब इसका मतलब कि ऑप्शन सी नहीं है, फिर ये ऑप्शन डी हो सकता है जो मुझे लग रहा है 25। तो 25 को अब जब सॉल्व करके देखेंगे इसी फार्मूला के बदौलत, तो हमें क्या मिलेगा देखें, 25 और n+1 26 अपॉन 2, तो ये 13 हो गया। और 13 इंटू 25, 13 इंटू 25 कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको 325 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आपने यहाँ पर किस पे आंसर लगाना है, 320 मीन्स के 25 के ऊपर आपने मार्क करना है, जो कि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप ये काम कर लिया करें। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन के अंदर थोड़ा मसला लगता है कि नहीं होगी, तो आप बस फार्मूला पता है, आप इसके अंदर पुट करें और वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब इसके लिए देखें शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती होगी, बट जो फार्मूले के थ्रू आती होगी, फार्मूला मेरे हिसाब से सबको याद नहीं होता मल्टीप्लिकेशन का। जब सबको याद नहीं होता तो हम कुछ चीज़ें इस तरह लेके आते हैं ताकि उसमें किसी और को भी मुश्किल ना हो। ठीक है, जब मुश्किल नहीं होगी तो देखें क्या करेंगे जी। अब पोलर फॉर्म में लिखे हुए तो उसको आप क्या करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2,3 एंड -2 -3 -2 -3 मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब मुझे फार्मूला याद नहीं है। ठीक है, और सच में मुझे फार्मूला याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद भी होता भी नहीं था। तो मैं इसको करता किस तरह था, तो उसको मैं करता बिल्कुल यूँ था। देखें कि जो पहली वाली टर्म होती है वो आपके पास आई रियल नंबर होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 + 3i, और इसको ब्रैकेट में यू बंद कर दें। ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लाई -2 अब यहाँ पर आपके पास दूसरी वैल्यू में माइनस है तो -3i। आपने सिंपल ये लिखा। अब जो मल्टीप्लिकेशन आप करते थे, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको पहले इससे करवाएं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। तो 2 - 2 -4 एंड -6i। अब आपने इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, देन इस वाली वैल्यू को इससे। तो आपके पास क्या बनेगा देखें, -6i एंड यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, -9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करके देखें क्या बनेगा। तो ये आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो माइनस प्लस कर देगा, तो ये +9 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सिंपल करेंगे तो +5 आएगा और -12 आयोटा। तो आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 - 12, ये आपका आंसर है। देखिए आपका आंसर आ गया। फार्मूले के थ्रू भी इस तरह आएगा, और फार्मूला नहीं भी याद तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो मुझे कोई से भी फार्मूले याद नहीं है, सिंपल जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के होते थे, तो बिल्कुल मैं इस तरह काम किया करता था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दिया हुआ है MCQ नंबर 12 के अंदर, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। ठीक है, एक कॉइन है जिसे हमने टॉस किया 2 मरतबा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ़ आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी के जब कॉइन होते हैं, कॉइन के अंदर हमारे पास एक होता है हेड और एक होता है हमारे पास टेल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो जब भी नंबर ऑफ़ आउटकम बनाते हैं तो किस तरह लिखेंगे, जब जो भी वैल्यू है आपने उसको यहाँ पे रखना है। जो n की वैल्यू क्या है, ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ आपको कितनी मरतबा टॉस करने का कहा गया, 2 मरतबा, तो आपने यहाँ पे सिंपल 2 मरतबा लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने आएंगे, 4। तो एक मरतबा हेड हो सकता है। ठीक है, जब एक मरतबा उछाला तो हेड आया, फिर दूसरी मरतबा उछाला तो हेड आया। अब हो सकता है क्या पता, एक मरतबा हेड हो, एक मरतबा टेल हो सकता है कि एक मरतबा टेल हो, एक मरतबा हेड हो। ठीक है, और फिर हो सकता है कि दोनों मरतबा टेल हो। तो ये नंबर ऑफ़ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, जब ये नंबर ऑफ़ आउटकम्स होते हैं तो अब आपको यहाँ पे पूछा एटलीस्ट 1 हेड।
जब भी एटलीस्ट वन हेड आप लोगों को कह दे, तो एटलीस्ट वन हेड के अंदर होता है क्या, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो। तो देखें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हैं, एक हेड, दूसरा हेड और ये तीसरा हेड, तो 3 हेड है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एटलीस्ट का है, एट मोस्ट का है, हमें यहाँ पर कहा है एटलीस्ट वन हेड, तो लाजमी तौर पर वन हेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कितना आया है, 3 आ गया आपके पास हेड, क्योंकि 3 हमारे पास हैं। जो भी हमारे पास आउटकम पॉसिबल आउटकम आते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जो टोटल वैल्यू आई है हमारे पास उसको हम डिवाइड में 4 कर देंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास आउटकम कितना आ गए, 3/4। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, 3/4। तो अब अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। ये देखने के अंदर कितना मुश्किल लग रहा होगा, एमसीक्यू नंबर 13, और ये आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर कर रहे होंगे। बायनोमियल थ्योरम आई थिंक सेकेंड ईयर के अंदर है। तो देखें इसका फॉर्मूला देखें कितना सिंपल होगा, वरना अगर आप लोगों ने बायनोमियल पढ़ लिए तो आपको मालूम होगा कि कितना मुश्किल होगा इसको खोलना बायनोमियल से। बट एक इतना सिंपल फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। मैं ये फार्मूला यहीं पे लिख रहा हूँ। वो फार्मूला क्या है, P प्लस क्यू, सॉरी यहाँ पे NP है शायद। तो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू NP, जी NP और P प्लस Q। क्योंकि हमने काम तो इस तरह करना है कि बहुत आराम से हमारा काम निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे N क्या है, P क्या है और ये Q क्या है। ठीक है, अब ये समझना है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। जो आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है x के ऊपर जो यहाँ पे जो कुछ पावर होगी, x के ऊपर जो ये पावर होगी ये कहलाती है p, जो यहाँ पे जो पावर होगी वो कहलाती है q, और जो ये 10 लिखा हुआ है जो पूरे होल के ऊपर वो कहलाता है n। ठीक है, बता देता हूँ इसको जनरल फॉर्म में लिखने के बाद किस तरह लिखेंगे, एक्स पी प्लस 1/x3, उसकी जो पावर होगी ये होल पावर n। अब देखिए निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड द r। ठीक है, अच्छा ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं RTH टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, ये RTH टर्म है आपके पास। तो अब आपको सिंपल देखें करना क्या है, n कितना है आपके पास, n है आपके पास 10, और इस वाले के ऊपर पावर कितनी है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, इसके ऊपर पावर कितनी है 1। ये हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पर, क्योंकि NP है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस P प्लस Q मीन्स 1 + 1 2। तो आपके पास ये क्या आ गया, 5 आ गया। बट ये मैंने आपको क्या बताया, ये RTH टर्म है। ठीक है, तो ये आपके पास RTH टर्म है, तब आपको निकालना है R निकालना है। एक मिनट, यहाँ पे क्या कहा हुआ है हमें, इन द एक्सपेंशन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज द RTH टर्म। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो हमें निकालना क्या है, R निकालना है ना। तो R देखें किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे 5 गिवन है आपको, और आपको निकालना क्या है, RTH टर्म। तो 2R + 1 होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल 5 + 1 6, तो इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, तो आपको टर्म निकालनी थी या R निकालना, आई थिंक इसका आंसर 5 होना चाहिए, क्योंकि इसने हमें कहा ही है R निकालना है आपने। जब R निकालेंगे तो हमारे पास सिंपल ये R ही है, RTH भी नहीं है। ठीक है, तो बस आपके पास सिंपल एक ही आंसर है। और कुछ MCQ अभी और करते हैं, 15 तक करते हैं आज, बाकी फिर आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें अगला MCQ क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 3 लेटर ऑफ द वर्ड टेबल। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 लेटर अगर हम लोग ले लें, क्या कहा गया है, अगर हम यहाँ से हाउ मेनी डिफरेंट वेज है, कितने टाइप्स के वेज हैं, अगर हम वहाँ से 3 वर्ड ले लें तो उसके कितने चीज़ें बन जाएंगी। अगर मैं सिंपल इसका कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल आपके पास बनेगा। बट यहाँ पर उसने पूछा है कि हम 3 नंबर ले लें, तो सिंपल आपको कॉम्बिनेशन बताने हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं आपके पास, 5। ठीक है,
तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल आपके पास आई थिंक होता है, आई थिंक 120 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, सिंपल 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। तो 120 आपके पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आपके पास है अगला MCQ। उसमें कहा गया है द इक्वेशन 2x² प्लस 3y² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को। अब ये क्यों करती है बताता हूँ, रीज़न देता हूँ। अब आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, जब भी सर्कल की इक्वेशन आएगी तो आपके पास ये फॉर्मेट होगा। अब आपने ये चीज़ नोट डाउन करनी है और इसको याद करनी है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल को। अगर आपके पास x² प्लस y² माइनस कुछ भी x माइनस y आ जाए, ठीक है, माइनस y आ जाए या ना भी आए, तो ये आपको रिप्रेजेंट करती है। अगर बीच में प्लस साइन आ गया तो ये आपको रिप्रेजेंट करके बताएगा कि ये एलिप्स है, ठीक है। अगर यही चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए माइनस के अंदर, -x माइनस y इज इक्वल टू r, तो ये बताएगा आपको ये हाइपरबोला है। ये क्या है, हाइपरबोला। तो अब आपको सिंपल यहाँ करना क्या है, अब आपको यहाँ पे सिंपल इसका आंसर पे मार्क करना है। अब पॉइंट क्यों नहीं है, पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि इक्वेशन के अंदर सिंपल लीनियर हो, वो पावर उसकी क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे पावर 1 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ बता दी। और पैराबोला नहीं बताया, तो पैराबोला के अंदर पैरामीटर कुछ इस तरह होते हैं, y² इज इक्वल टू 4x, कुछ इस तरह का फॉर्मूला जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, या x² इज इक्वल टू 4y होगा। इस तरह का पैराबोला की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर सिंपल एलिप्स है तो हम लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट MCQ और देख लेते हैं, देन वाइंड अप करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज। तो एक लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना होता है, तो वो लेटेस्ट रेक्टम बराबर किसका होता है, LLR बराबर होता है 4 मॉड ऑफ 4a के। ये नेगेटिव कभी नहीं होता, याद रखना आप लोग। तो जो 4a और इसको जनरल फॉर्म क्या होती है, x², ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे y के फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे y के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा वो आपका क्या होगा, वो लेटेस्ट रेक्टम होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखें, अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपको इसको चेंज करना होगा, y² इज इक्वल टू माइनस का 12x। तो जो 12 है आपका क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, लेकिन वहाँ पर आप मॉड डाल दें तो मॉड हमेशा प्लस हो जाता है, तो 12 आएगा आपके पास। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना है, 12 इसका लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। चलें, बस अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को ये करवा दूंगा, और मंडे तक आपको इस वाली लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी, और वेडनेसडे तक आप लोगों को अगले लेक्चर की इसी के आगे MCQ की वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप लोग इसको कवर अप कर लें। और जो मैंने करवा दिया आप कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि हर तरह के MCQ को डील करना है, और कुछ ना आया करे तो आप ग्रुप के अंदर डाल के पूछ सकते हैं। ख़ास तौर पर NAD वाले, क्योंकि उनको टेस्ट अच्छा देना होता है, और उनका टेस्ट थोड़ा भी क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है, बट काफ़ी ईजी भी होता है। और मैथ तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी होता है अगर किसी को अच्छे से आती है। चलिए ठीक है, बस आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं।